गुरुत्वाकर्षण तो हम देख लिए थे, अब देखेंगे क्या सौर मंडल क्या होता है। ठीक है, सौर मंडल किसको कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। सौर मंडल किसको कहते हैं? सूर्य और सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पिंडों का जो समूह होता है। सूर्य और सूर्य के चारों तरफ जो घूमने वाले पिंडों के समूह है उसी को हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल के चारों ओर के सूर्य खुद एक तारा है। सूर्य खुद एक क्या है? एक तारा है, स्टार है। तो सूर्य खुद एक तारा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड जो किसी अन्य पिंड की कक्षा में प्रवेश न करता हो। सूर्य के चारों ओर जो पिंड जो चक्कर लगा रहा होता है, तो उसके चार, जैसे ये सूर्य है तो उसके चारों ओर जो है कोई ना कोई पिंड चक्कर लगा रहा होता है। तो वैसा पिंड जो कि दूसरे की कक्षा में नहीं जा रहा होता है, सिर्फ अपनी कक्षा में घूम रहा होता है। ठीक, तो उसी को हम ग्रह कहते हैं। ठीक, तो जो दूसरे की कक्षा में नहीं जा रहा होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रह का जो चारों ओर चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी के एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह एक है जो चांद है। ठीक है, और सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। ठीक, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्रिम उपग्रह, दूसरा होता है मानव निर्मित उपग्रह। तो कृत्रिम या मानव निर्मित एक ही हो गया, कृत्रिम या फिर मानव निर्मित उपग्रह, और दूसरा एक होता है प्राकृतिक उपग्रह। ठीक, तो प्राकृतिक उपग्रह वो होता है जो कि पहले से नेचर के द्वारा बना हुआ है। तो और दूसरा हो जाता है मैनमेड सैटेलाइट। तो मैनमेड सैटेलाइट जो मानव निर्मित उपग्रह जो होता है वो हम अपने उपयोग के लिए अलग अलग प्रकार के बनाते हैं। तो कुछ संचार के साधन के लिए बनाते हैं, कुछ जासूसी के लिए अलग अलग उपग्रह बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उपग्रह के दो प्रकार, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। और दूसरा उसके बाद होता है जो उपग्रह का जो नियम होता है, ग्रह का गति संबंधित जो नियम होता है वो कौन किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रहों के गति संबंधित नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। अब कौन कौन नियम दिए थे? इन्होंने ग्रहों के गति संबंधित टोटल 3 नियम दिए थे। ठीक है, तब उस ग्रह के गति संबंधित टोटल सभी नियम को देखेंगे कौन कौन वो नियम दिए थे। ठीक, तभी तो सौर मंडल समझ में आ गया होगा। सूर्य और सूर्य के पूरे परिवार को हम सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के एक तारा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड जो किसी भी दूसरे पिंड की कक्षा में प्रवेश नहीं करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। पहले प्लूटो को भी ग्रह की संख्या में रखा गया था। ठीक है, प्लूटो पहले ग्रह की संख्या में ही था। पहले टोटल 9 ग्रह थे। टोटल कितने थे? 9 ग्रह थे, लेकिन उसको हटा के अब 8 कर दिया गया है। क्या कारण था? तो प्लूटो क्या कर रहा था? प्लूटो दूसरे ग्रह की यूरेनस की कक्षा को काटते हुए निकलता था। ठीक, इसीलिए प्लूटो दूसरे ग्रह की कक्षा को कट करके निकल रहा था, इसीलिए उसको ग्रह की संख्या से हटा दिया गया है। तो प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है। ठीक, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम उपग्रह कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं केपलर के जो नियम है ग्रह के संबंधित, वो कौन कौन नियम है उसके बारे में देखते हैं। अब है ग्रहों के नियम। ग्रहों के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। अब कौन कौन से नियम दिए थे? पहला नियम दिया था कक्षा का नियम। ठीक है, कक्षा का नियम क्या है? कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसका फोकस सूर्य होता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, वृत्ताकार मतलब पूरा तरह से गोल हो जाता है। ये हो गया वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार मतलब इलिप्स की तरह, ऐसा। ठीक है, और फोकस पे कौन होता है? बीच में सूर्य होता है। तो कोई भी जो ग्रह होता है वो वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसका फोकस कौन होगा? सूर्य होगा। दूसरा नियम है क्षेत्र का नियम। कहता है जो कोई भी ग्रह अगर सूर्य का चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। जैसे कि यहाँ से कोई यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया, यहाँ आने में, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक तय किया। यदि कोई ग्रह यहाँ से लेकर के यहाँ तक तय किया उतना ही टाइम में, तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल जो होगा, ये दोनों क्षेत्रफल सेम होगा। ठीक, तो समान समय में वो समान क्षेत्रफल तय करता है।
परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल का जो वर्ग होगा सूर्य पर चले गए माध्य दूरी के घन के बराबर होगा। कहता है जो परिक्रमण काल जितना उसका जो परिक्रमण काल है किसका, ग्रह का जो परिक्रमण काल है सूर्य के चारों ओर उसका चले गए माध्य दूरी के घन का बराबर होगा। ठीक है, तो टी का जो स्क्वायर होगा आर क्यू के बराबर होगा। ठीक है, टी का स्क्वायर जो होगा माध्य घन के बराबर आर क्यू के बराबर होगा। अब अगला है कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात सब उससे पहले कोपरनिकस ने भी कही थी। ठीक, केपलर से पहले ये बात किसने कही थी, कोपरनिकस ने कही थी। क्या, जो कोई भी ग्रह जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन इसको सत्यापित किसने किया था, कोपरनिकस ने किया था, केपलर ने किया था। सत्यापित केपलर ने किया था, लेकिन केपलर से पहले किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था। तो यदि ये क्वेश्चन पूछे कि केपलर से पहले ये बात किसने कही कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है, तो वो बात कही थी किसने, कोपरनिकस ने कही थी। तो यहाँ तक ग्रह के बारे में तो हम समझ गए। अब आता है उपग्रह किसको कहते हैं। तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। और उपग्रह में भी जो होता है दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा होता है मैनमेड सैटेलाइट। नेचुरल मतलब प्राकृतिक उपग्रह और मैनमेड मतलब मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह भी जो होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित उपग्रह में एक होता है ध्रुवीय उपग्रह, दूसरा होता है कक्षीय उपग्रह। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह और कक्षीय उपग्रह। तो ध्रुवीय उपग्रह जो होता है वो कम हाइट पे घूम रहा होता है। ध्रुवीय उपग्रह जो होता है वो कम ऊंचाई पे घूम रहा होता है। इसका आवर्तकाल जो होता है वो लगभग 84 मिनट का होता है। जो किसका, ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल 84 मिनट का होता है। ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल 84 मिनट का होता है। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह का हम उपयोग क्या करते हैं, मौसम संबंधी जानकारी के लिए। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग हम करते हैं मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए।
तो ध्रुवीय उपग्रह क्या हो जाता है, ये पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगा रहा था, पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में ये चक्कर लगाता है। इसका आवर्तकाल 84 मिनट 84 मिनट होता है और सेकंड में 5040 सेकंड, 5040 सेकंड पे ये क्या होता है, अपना चक्कर दौड़ाता है। इसका चाल जो होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किसका, ध्रुवीय उपग्रह का चाल, ध्रुवीय उपग्रह का चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इस उपग्रह का उपयोग हम मौसम संबंधी जानकारी के लिए करते हैं। किस उपग्रह का, ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग हम मौसम संबंधी जानकारी के लिए करते हैं। अब आ जाता है भू अस्थिर उपग्रह। कौन सा, भू अस्थिर उपग्रह। अब भू अस्थिर उपग्रह किसे कहते हैं, भू अस्थिर उपग्रह जो होता है इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। जब पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, या पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, ये ज्योग्राफिकली पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है। इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में 3.1 किलोमीटर का ये जा सकता है। इसका आवर्तकाल जो होता है 24 घंटा होता है। ठीक है, इसका आवर्तकाल 24 घंटा होता है, जबकि कक्षीय उपग्रह जो था उसका आवर्तकाल कितना था, 84 मिनट था। कक्षीय उपग्रह का आवर्तकाल 84 मिनट था, लेकिन भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। इसका कक्षीय वेग जो होता है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो भू अस्थिर उपग्रह का ये हो गया टोटल। भू अस्थिर उपग्रह का उपयोग दूर संचार में किया जाता है, जैसे कि टेलीविजन के लिए, मोबाइल में बात करने के लिए, ठीक है, या न्यूज वाले अपने न्यूज को कवर करने के लिए, इस सब में भू अस्थिर उपग्रह का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है पलायन वेग। पलायन वेग वो वेग होता है जिस वेग से किसी भी वस्तु को हम यदि फेंक दें, जिस वेग से हम किसी वस्तु को यदि फेंक दें तो वो क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। और जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आ सकता है। तो किसी पलायन वेग का डिफिनेशन हो जाएगा वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस पृथ्वी पर नहीं आता है। वापस पृथ्वी पर वो नहीं आ पाए, जब गुरुत्वीय क्षेत्र में रहेगा ही नहीं तो पृथ्वी उसको अपनी ओर नहीं खींच पाएगी, और यदि पृथ्वी उसको अपनी ओर नहीं खींच पाएगी तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। तो इसी को हम क्या करते हैं, पलायन वेग कहते हैं, जिस वेग से उसको फेंका जाता है। पलायन वेग का फॉर्मूला हो जाता है √2gh। √2g इंटू r हो जाता है। r जो हो गया ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, g जो हो गया ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और ये दो तो कांस्टेंट 2 एक राशि हो गया। ये पलायन वेग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो हो जाती है वो r इक्वल टू क्या होगा, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶। और पृथ्वी पर g का वैल्यू 9.8 होता है और r का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ होता है। और इसको यदि r का वैल्यू यहाँ और g का वैल्यू यहाँ देके जब हम सॉल्व करेंगे तो पलायन वेग का वैल्यू कितना आएगा, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो पलायन वेग का वैल्यू आएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो मतलब ये हो गया, यदि किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से हम फेंक दें, यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकेंगे तो वो वस्तु दोबारा पृथ्वी पे वापस नहीं आ पाएगी। ये पृथ्वी के पलायन वेग का ये मान हो गया। पृथ्वी के पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √2g इंटू r हो जाता है। ये पलायन वेग तक का हमारा जो भी सोलर सिस्टम का जो भी चैप्टर था वो पूरा हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तब अगला चैप्टर अगले वीडियो में स्टार्ट होगा।